हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम लोग बात करेंगे MCQs, ठीक है। MCQs के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग करीब 23 MCQs सॉल्व करेंगे। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, कि कैसे आप अपनी जो तैयारी है वो करें। तो एक या 2 मिनट का जो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रेटजी, उसको अच्छे से समझिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं MCQs। तो पहले MCQs कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा वो स्ट्रेटजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डैश इज़ अ सेट ऑफ क्वालिटीज़ अ पर्सन पॉजेसेस, यानी कि एक इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं, कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम उन सारी क्वालिटीज़ को मिलाकर जो बनता है उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मैंने ऑलरेडी ब्लू पेन से लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए वैसे आप लोग कि अपने आप आंसर्स लगाने की, ढूंढने की, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग को अगर नहीं पता चल रहा है आंसर पहली बार में ही क्वेश्चन पढ़ के, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ क्वालिटीज़, यानी कि एक इंसान के अंदर कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उन सबको मिला के बनती है उसकी पर्सनैलिटी। सो ए इज़ द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश एंड डैश, यानी कि 2 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं इसको फिल करने के लिए कि किसके अकॉर्डिंग। ये जो डेफिनेशन है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी डेफिनेशन लिखी है, ये किसके अकॉर्डिंग है। यानी कि पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर देखेंगे ये किसने दी है, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है, उसको अप्लाई किया जाए स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ठीक, और जिससे हमारा स्किल्स का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, तो अभी ये जो दी है वो ब्राउन एंड महोनी ने दी है, ठीक है। ब्राउन एंड महोनी, बी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, ब्राउन एंड महोनी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ वंस बिहेवियर, यानी कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है उसका टोटल हम कर दें कि सारे बिहेवियर उसको उसके मिला लें तो वो पर्सनैलिटी होती है, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है। जी हाँ, ये जो जितने भी डेफिनेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनके नाम भी याद रखने हैं कि किसने दी है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो है ये वॉटसन ने डेफिनेशन दी है, वॉटसन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है वॉटसन। तो वॉटसन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि पर्सनैलिटी इज़ दी सम टोटल ऑफ वंस बिहेवियर, यानी कि एक इंसान के सारे बिहेवियर को मिला दिया जाए तो वो पर्सनैलिटी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, वॉटसन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं डैश इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो पर्सनैलिटी का मेन एलिमेंट है वो क्या है, ठीक। यानी कि मेन चीज़ जो होती है पर्सनैलिटी में वो कौन सी है, तो वो होता है फिजिक। यानी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, ठीक है, कि हाँ वो कैसा दिख रहा है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है किसी का। तो फिजिक इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं डैश ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हीज हर पर्सनैलिटी। अब हमने पहले ये पढ़ा कि मेन एलिमेंट है फिजिक पर्सनैलिटी का, ठीक है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सनैलिटी का वो क्या है, वो है इंटेलेक्ट, यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता, यानी कि वो कितना बुद्धिमान है, या उसका जो हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी पर्सनैलिटी में, ठीक। तो इंटेलेक्ट, बी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी MCQs बता रहा हूं और आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी से आप लोग आंसर इसका दे पाएँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 6th वाला, इसमें कहना है डैश इज़ अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी, यानी कि एक और रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी होती है। तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि एक इंसान का इमोशनली स्टेबल होना, यानी कि उसके अंदर जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए, उसे इमोशनली स्टेबल होना चाहिए वो इंसान, ठीक। तो इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए। तो ये जो है सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं डैश इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विच डील्स विद सोसाइटी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक पर्सनैलिटी का जो सोसाइटी से डील करता है, यानी कि जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं सोशलेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम सोसाइटी में कैसा बर्ताव रखते हैं, हम सोशल कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो सोशलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सनैलिटी का जो सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ वीडियो से पढ़ने का एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को आसानी से जो हम देखते हैं, ठीक, वो लंबे समय तक याद रहता है, और सुनते हैं वो भी लंबे समय तक याद रहता है। तो अगर हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप लोग एमसीक्यूज़ वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं और आप लोग सुन भी रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं ये क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें है द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स, यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ को क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, तो किस बेसिस पर किया गया था? तो जो बॉडी की पर्सनैलिटी होती है उसको 4 फ्लूइड्स के बेसिस पर जो है क्लासीफाई किया गया था। ठीक, अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये 4 फ्लूइड्स है क्या। ठीक, और इनके नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं डैश क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, यानी कि इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, जो लोगों के इंटरेस्ट और वैल्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को किसने क्लासीफाई किया। ठीक है, क्लासीफाइड किया, तो ये है स्प्रेंगर। ठीक है, आप लोगों को नाम यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, स्प्रेंगर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पर्सनैलिटी जो लोगों की होती है उसको उनके इंटरेस्ट और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं डैश एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने जो लोगों की पर्सनैलिटी होती है जो, तो वो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की, कैटेगराइज्ड की। ठीक, तो इनका हमें नाम बताना है, तो सही जो नाम है वो है सी ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। ठीक है, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं डैश एंड डैश हैव डिवाइडेड द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू 4 टाइप्स, यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी 4 टाइप्स से डिवाइड करने वाले व्यक्तियों के नाम बताइए। ठीक, तो ये किसने डिवाइड की थी? 4 तरीके की पर्सनैलिटी। ठीक, किसी भी इंडिविजुअल की 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती है, किन के अकॉर्डिंग? तो यह है फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। ठीक है, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने जो डिवाइड की पर्सनैलिटीज़ को। ठीक है, पर्सनैलिटी को, किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो 4 टाइप्स की होती है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ क्लासिफाइड बाय, यानी कि इंट्रोवर्ट एक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो इंट्रोवर्ट रहता है, यानी कि वो अपने में ही ज़्यादातर खुश रहता है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, यानी कि बाहरी दुनिया से कम मेल मिलाप रखता है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो बाहरी दुनिया से अच्छे से घुल मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। ठीक, तो ये दो तरीके की जो हैं वो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं। ये किसने क्लासिफाइड की? ये कार्ल जी जंग ने की। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे नाम देखना है सही से, कार्ल जी जंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है और एक एक्सट्रोवर्ट होती है। ये 2 मेन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाइड की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं 5 फैक्टर्स मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो 5 फैक्टर्स मॉडल है, पर्सनैलिटी का एक मॉडल है 5 फैक्टर्स मॉडल, तो इसको हम किस और नाम से जानते हैं? क्या नाम है इसका दूसरा? तो इसका दूसरा नाम है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। ठीक है, यानी कि 5 फैक्टर्स मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। ठीक, 5 बड़ी पर्सनैलिटी थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बिग ये जो है 5 फैक्टर्स मॉडल। तो ये जो 13 का ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कह रहे हैं एक्सट्रोवर्जन पीपल। इन एक्सट्रोवर्जन पीपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इन मैंने लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, एक्सट्रोवर्जन पीपल आर डैश इन नेचर, यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं नेचर में? देखो,
यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर ही बोल दिया एक तरीके से। तो यहाँ पर हमें बोलना है एक्सट्रोवर्जन पीपल आर एक्सट्रोवर्ट इन नेचर। ठीक, एक्सट्रोवर्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी आंसर क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रोवर्जन पीपल बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, इसीलिए उनको एक्सट्रोवर्जन पीपल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इन कॉन्साइंसियसनेस पीपल आर, यानी कि बहुत ही एक्टिव होते हैं, चेतन होते हैं काफ़ी। ठीक, तो कॉन्साइंसियसनेस में क्या होता है कि पीपल आर गोल ओरिएंटेड, ये अपने गोल के प्रति, यानी कि अपने जो इनका एम है, गोल है, ठीक है, जो अचीव करना चाहते हैं, तो काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं ये। ठीक है, उसको अचीव करने की ठान लेते हैं ये। तो ये जो है कॉन्साइंसियसनेस पर्सनैलिटी का ही एक हम कह सकते हैं कि जो कॉन्साइंसियसनेस पीपल होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, चेतन होते हैं, जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। ठीक है, तो वो बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने जो भी उन्होंने एम बनाया होता है उसको पाने के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश मोटिवेशन इज द ड्राइव टू स्ट्राइव। ये जो डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज द ड्राइव टू स्ट्राइव, ये जो डेफिनेशन है ये दी गई सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को नाम याद रखना है, सेज के अकॉर्डिंग दी गई, सेज के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं, हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन इज द ड्राइव टू स्ट्राइव, इसका मतलब आप क्या समझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डैश इज अ फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट causes someone to do something, यानी कि मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक, डैश इज़ अ फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स या मोटिवेशन जो किसी को कोई भी जो काम कर रहा है वो उसको करने के लिए फोर्स करे या इन्फ्लुएंस करे। ठीक, तो ये हमें बताना है वो क्या चीज़ होती है, वो होती है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है एक फोर्स है या इन्फ्लुएंस है जो किसी को कुछ काम करने के लिए एक तरीके से प्रेरित करता है। ठीक है, फोर्स करता है, तो मोटिवेशन ही वो फोर्स है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग है। तो बी यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन मोटिवेशन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन फ्रॉम विद इन आर सेल्व्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश मोटिवेशन, यानी कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो हमारे अंदर से ही आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक, तो हम उनको क्या कहते हैं, तो हम ऐसे मोटिवेशन को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं अब मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, ये एक मोटिवेशन जो मिलता है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं गिविंग अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश मोटिवेशन। तो ये बोल रहे हैं कि अवार्ड्स देना या रिवॉर्ड्स देना या फिर पैसे से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स देना किसी को मोटिवेट करने के लिए, तो वो किस तरीके का मोटिवेशन होता है, तो हम उसको कहते हैं एंट्रेंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी मोटिवेशन। ठीक है, जो हमारे अंदर से नहीं, बाहर से, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है वो, ये हमें बाहरी तौर पे दिया जाता है, एक तरीके से मोटिवेशन होता है ये, एंट्रेंसिक मोटिवेशन कहलाता है ये। ठीक है, तो जो अवार्ड्स हमें मिलते हैं उससे हम मोटिवेट होते हैं ना, तो हम इसको कह सकते हैं एंट्रेंसिक मोटिवेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं डैश इज़ अ बिहेवियर इन विच अ पर्सन में इंज्योर और हार्म द अदर पर्सन, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को इंजर्ड कर सकता है या फिर हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो ऐसा जो बिहेवियर होता है उसको क्या कहते हैं, एग्रीसन। ठीक है, यानी कि गुस्सैल बिहेवियर, एग्रीसन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में कह रहे हैं डैश एग्रीसन हेल्प्स अ पर्सन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या कोई भी इंसान, अगर वो उसके अंदर पॉजिटिव एग्रीसन है तो वो उसको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सी ऑप्शन, पॉजिटिव एग्रीसन हेल्प्स अ पर्सन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं इन डैश एग्रीसन द पर्सन इज मेनली फोकस्ड ऑन अचीविंग हिज हर गोल, यानी कि ऐसा एग्रीसन, किस तरीके का एग्रीसन, किस तरीके का गुस्सा, ठीक है, एक इंसान के अगर अंदर होता है
तो वो मेनली फोकस रहता है अपने गोल पर, या हम ये कह सकते हैं फिर उसका जो गोल ओरिएंटेशन होता है वो और अच्छा हो जाता है। तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रीशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एग्रीशन। ठीक है, ये इसका जो फ़ायदा ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रीशन का कि जो पर्सन है वो मेनली फोकस हो जाता है अपने गोल के प्रति, ठीक है, ताकि उसको वो गोल अचीव करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और फिर मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं डैश एग्रीशन मीन्स फोर्सफुल और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा एग्रीशन, एक ऐसा गुस्सा, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो फोर्सफुल है, ठीक है, जानबूझ के उसको दिलाया गया गुस्सा, या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम किस तरीके का एग्रीशन कहेंगे? उसको हम कहेंगे हॉस्टाइल एग्रीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे 23 MCQs, और इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए अच्छे से रिवाइज़ करने की इसको, ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आया दोबारा आप लोग वीडियो को देखिए, और कोई भी डाउट हो मुझे बताइए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक स्ट्रेटजी की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप यहाँ से MCQs पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटी सी स्ट्रेटजी है लेकिन आप लोगों को बहुत काम आती है, ठीक है, काम आएगी। तो जब आप लोग यहाँ से MCQs पढ़ लेते हैं, या जो भी लेक्चर्स मैं लेता हूँ वो आप लोग जब यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं, तो आप लोग एक काम ये किया करें कि जब भी आप लोग होमवर्क करने बैठते हैं तो एक बार अपने जो भी आपके पास आपकी नोटबुक है, ठीक है, या जो भी आपके पास किताब है फिजिकल एजुकेशन की, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी बुक हो, ठीक, तो उसमें इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लें। ये क्या करेंगे कि आपके MCQs को और ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि और कई सारे MCQs आप लोगों को उन बुक्स में मिल जाएंगे। ऐसे कोई भी लाइन लिखी हुई है तो उसमें कई सारे MCQs आप लोगों को मिल जाते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और फिर इन जो MCQs से मिलाइए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिए कम से कम दिन में टाइम मिलते ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक, और अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें आप लोग, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।